नमस्कार दोस्तों। इन दिनों राहुल गांधी पंजाब में वो लुधियाना जाते हैं और उसके बाद पटियाला जाते हैं। हालात ये है कि पटियाला के राजघराने को एक साधारण सा व्यक्ति चुनौती दे रहा है और लुधियाना में एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन से उठ करके कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, वो शख्स चुनौती दे रहा है और इतने बड़े बड़े लोगों को चुनौती दे रहा है कि जो अपने आप को राजा समझते थे। हालांकि उसका नाम राजा वर्डिंग है और यहां पर धर्मवीर गांधी है। तो इसी तरीके से पंजाब के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ऐसे ही जवाब दे रही है। चंडीगढ़ में आएंगे तो चंडीगढ़ में मनीष तिवारी बहुत शानदार टक्कर दे रहे हैं और राहुल गांधी जनता की बात करके हर व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं कांग्रेस के साथ। पंजाब में बहुत पहले कही थी कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। यूपीए के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया था। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर आप वही कर्जा माफी 24 साल के लिए हर साल करेंगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। किसानों ने कानूनी एमएसपी मांगी। नरेंद्र मोदी जी भाषण में खुलकर कहते हैं कि कानूनी एमएसपी नहीं दूंगा। आप सही दाम मांगते हो, नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका सही दाम मिलता है, उस पे रेट लिखा होता है, मगर जब किसान अपना माल बेचता है, गन्ना बेचता है, आलू बेचता है, धान, उसको कभी भी सही दाम नहीं मिलता। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पेंसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। ये तीसरी बात है।
भाइयों और बहनों, संविधान ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, पब्लिक सेक्टर दिया, रिजर्वेशन दिया, सारा का सारा जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है वो इस संविधान ने दिया है। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जितने बयान देने हैं आप दीजिए। आपके नेता पब्लिक में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, बदल देंगे, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को दुनिया में कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि यह संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, यह हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, यह हिंदुस्तान के लोगों का इंस्पिरेशन है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मगर आप इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए। अदानी जी को एयरपोर्ट्स दिए, पोर्ट्स दिए, डिफेंस इंडस्ट्री दी, सोलर पावर दिया, विंड पावर दिया, पावर प्लांट्स दिए, खदान दिए, सारा का सारा एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी एक दूसरे के मित्र हैं। अदानी जी की शेयर प्राइस देखिए, पता लग जाएगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस दिन के बाद अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए, मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला। अरबपतियों ने यह पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अब हम चाहते हैं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, जीएसटी से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम चेन बना रहे हैं। पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। आपके जेब में और पैसा आएगा, आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी ने और गलत जीएसटी ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सोच। वहीं प्रियंका गांधी इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है और वो हिमाचल से आत्मीय रिश्ता जोड़ देती हैं। वो कैसे जोड़ती हैं, इसको अपने आप में समझने वाला है। वो जोड़ करके इस हालत में करती हैं कि हर कोई सोचता है कि प्रियंका तो मेरी अपनी है। इंदिरा गांधी आ गई। ये देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। वही संपत्ति जिसको ओपीएस में जाना चाहिए, वही संपत्ति जो 1500 रुपए हम हर महीने जो बहनों के खातों में डालने की बात करते हैं, वही संपत्ति है। वही संपत्ति जिससे सरकारी कारखाने मजबूत होने चाहिए। जब जब ये बातें होती हैं आप पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे नहीं है। कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे ऐलान कर रही है कि क्या क्या करेगी, कि जैसे ये महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन जब आपको उपचुनाव कराने हैं अपनी मनमानी के लिए, तब पैसे हैं आपके पास। जब आपको बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत करना है तो 16 लाख करोड़ आप अपने खाते में से निकाल के
देश के खाते में से निकाल के उनको दे रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं। जब किसान की कर्ज की बात होती है तो आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे ही नहीं है। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान तब कर्ज लेता है जब बेटी की शादी होती है, जब बच्चे को शिक्षित करने के लिए किसी बड़ी ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, या जब खेतों का नुकसान हो जाता है, भुगतान नहीं मिल रहा है, जब पेट भरना पड़ता है, जब बच्चे सो रहे हैं बगैर खाए पिए, तब लेता है कर्ज किसान। और ये लोग क्या कहते हैं? किसान के कर्ज माफ करने के लिए 1 रुपया नहीं है। नहीं हो सकता। 16 लाख करोड़ रुपए आपको अडानी जी, अंबानी जी के लिए माफ करने के लिए है, किसान के लिए नहीं है। गरीबों पर वार है, किसानों पर वार है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, आप खड़े नहीं होते। बड़े बड़े मंचों पर कह देते हैं हम महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं, बाद में पता चलता है 10 सालों के लिए आरक्षण ही नहीं आएगा। जब जब अत्याचार हुआ है महिलाओं पे इस देश में, कभी महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए। हाथरस में हुआ, जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ खड़े हो गए। उन्नाव में हुआ, मैं गई थी उस परिवार से मिलने के लिए, हाथरस भी गई, मैं हर जगह गई। मैंने पूछा, वहां उस लड़की की माता ने मुझे बोला कि उसका मुंह नहीं देख पाई चिता जलने से पहले, इन्होंने चिता जला दी बगैर माता पिता के। दूसरी जगह उन्नाव गई, लड़की के पिता ने मुझे कहा कि उस लड़की में इतना साहस था, रोज सुबह उठ के अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनका FIR भी दर्ज नहीं हुआ। वहां एक दिन चली गई कचहरी में, वापस आते हुए उन्होंने जला दिया। किलोमीटर चली, जलते जलते कोई नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। जब मैं वहां गई, पूरे प्रशासन, पूरी सरकार अत्याचारी के साथ खड़ी थी, उसके परिवार के पास कोई नहीं आया मदद करने के लिए। यही मणिपुर में हुआ। कर्नाटका में तो हद हो गई, जिस नेता ने 100-200 महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होके वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं इनको वोट देंगे तो मेरे लिए वोट है। और वो भाग जाते हैं देश से, वो देश से भाग जाते हैं, और मोदी जी और गृह मंत्री जी ऐसे कि उनको पता ही नहीं। तो ये सब देश में हो रहा है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित नेता हैं, एक कर्मचारी नेता हैं, और आजकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनौती देते हैं उस RSS को, उस बीजेपी को, सीधे सीधे, जो कोई सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता है। मोदी जी हमेशा एक एक नमूने का खेल खेलते हैं। कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी जय जगन्नाथ बोलते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन यहाँ का एक नेता, कौन उनका नाम, सम्मेत पात्रा, उसने तो ऐसा बोल दिया कि मोदी जी के शिष्य जगन्नाथ है। हाँ, बोला नहीं बोला? अगर मोदी जगन्नाथ भगवान का शिष्य है, कहना अलग बात है। जगन्नाथ मोदी के शिष्य है, यह अगर कहते शर्मनाक बात है। कितना अब भगवान बना रहे उनको, और उनके लोग तो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। और मोदी भगवान का नाम कम लेता है, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेता है। ये इसकी इस तरीके से जो बीजेपी के लोग खेल खेल रहे, उसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे, ये होगा नहीं। इस देश के लोग मानेंगे नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को आप, हमारे हिंदू धर्म में तो मैं सुना पढ़ा कि 10 अवतार है नहीं? हाँ, 10 अवतार है विष्णु के। राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन अवतार है, ऐसे 10 अवतार है। अब मोदी को 11वां अवतार करने के लिए ये लोग ठहरे। इसीलिए समित पात्रा के क्या है, आता नहीं था मुंह के,
तो उसको भगवान बनाने की कोशिश चल रही। मणिपुर जहां आदिवासी बहुत रहते हैं, आज तक मोदी जी वहां नहीं गए। कईयों लोग मर गए, कईयों लोग घर छोड़ गए, बहुत लोगों के घर जल गए। वहां पर मोदी नहीं गए। इलेक्शन के लिए सारे हिंदुस्तान में घूम रहे। अरे तुम्हारा घर जल रहा है, आदिवासियों का घर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तुम सिर्फ इलेक्शन के लिए हर जगह चलते हो। विदेश में गए, मणिपुर जल रहा था। इतनी कड़ी चुनौती के बाद में हालत ये होती है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं। उनके पास में कोई जवाब नहीं रह गया है और अब वो तिलमिलाते हुए नजर आते हैं।